हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज की जो क्लास है वो है एडवर्ड सईद, समाजशास्त्री हैं। एडवर्ड सईद के बारे में पढ़ेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने बेल आइकन का बटन नहीं दबाया उसको दबा लें और सब्सक्राइब कर लें। एडवर्ड सईद एक प्रभावशाली अमेरिकी फिलिस्तीन विद्वान हैं। उन्होंने साहित्यिक समीक्षक हैं, उनको साहित्यिक समीक्षक और समाजशास्त्री के रूप में जानते हैं। इन्होंने जिस कारण वो फेमस हुए, ओरिएंटलिज्म का सिद्धांत दिया। ओरिएंटलिज्म का जो उन्होंने सिद्धांत दिया, इसके कारण वो ज़्यादा जाने जाने लगे। कि इसमें कहते हैं कि जो पश्चिमी समाज है वो मध्य पूर्व एशिया और जो अफ्रीका के देश हैं उनकी छवि को उन्होंने एक असभ्य के रूप में बताया, अन्य के रूप में बताया कि वो अन्य समाज है, एक असभ्य समाज के रूप में बताया है। उसकी वो आलोचना करते हैं। जो उन्होंने उसके बारे में समझा है पश्चिमी समाज ने, उसकी वो आलोचना करते हैं। तो और जो उपनिवेशवाद, जिन देशों ने राज किया है, इन देशों पे जो कि पूर्वी देश हैं, उन पर जो राज किया है पश्चिमी देशों ने, तो पश्चिमी देशों ने उन पूर्वी देशों को अन्य के रूप में बताया है। इनके जीवन के बारे में देख लेते हैं कि जो इनके जीवन और शिक्षा है। जन्म इनका होता है 1 नवंबर 1935 को जेरूसलम में ब्रिटिश शासन के दौरान। 25 सितंबर 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इनकी मृत्यु होती है। इन्होंने प्रिंसटन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लंबे समय तक इन्होंने अध्यापन का कार्य किया है, पढ़ाने का कार्य किया है। एडवर्ड सईद का जो समाजशास्त्र में प्रमुख योगदान है, जो उनका योगदान रहा समाजशास्त्र में, जिस कारण से वो जाने जाते हैं कि उन्होंने जिस विषयों पे, जिस टॉपिक पे अध्ययन किया है, सांस्कृतिक प्रभुत्व को देखा है। समाजशास्त्र में जो उनका योगदान दिखाई देता है कि उन्होंने जो सांस्कृतिक प्रभुत्व है पश्चिमी समाजों का पूर्वी समाजों पर, सांस्कृतिक प्रभुत्व को दिखाते हैं। उपनिवेशवाद की पर उन्होंने काम किया, पहचान और जो वर्चस्व है उस ऐसे विषयों पे उन्होंने काम किया है। उनके जो कार्य हैं समाजशास्त्र में, सांस्कृतिक अध्ययन है, साहित्यिक आलोचना, जो पश्चिमी समाज का जो साहित्य है उसकी वो आलोचना करते हैं। क्योंकि पश्चिमी समाज के जो साहित्य हैं उसमें जो अन्य देश हैं, जो पूर्वी देश हैं, उनको एक अन्य असभ्य कह के उसके तरीके को जो समझा है, उनके बारे में जो बताया है, उसकी वो आलोचना करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के बीच में एक पुल का काम किया है। विशेष रूप से उन्होंने ये दिखाया कि कैसे ज्ञान और संस्कृति का जो उत्पादन है वो सत्ता और राजनीति से गहराई से जुड़ा हुआ है, गहराई से प्रभावित करता है। जो ज्ञान और जो संस्कृति है, जो व्यक्ति के पास ज्ञान है, संस्कृति है, वो सत्ता और राजनीति से गहराई से जुड़ा। जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने दूसरे देशों पे, अन्य देशों पे जो राज किया है, जो शासन किया है, जो कि औपनिवेशिक देश वो होते हैं जिन्होंने दूसरे देशों पे अपना राज किया है, उन्होंने शासन किया है, उनके ऊपर अपनी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखा है, स्थापित किया है। तो ऐसे जो देश हैं उनके ज्ञान और संस्कृति का जो उत्पादन है वो सत्ता और राजनीति से गहराई से जुड़ा हुआ है। सईद के विचारों ने पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, उत्तर औपनिवेशवाद, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी जो कि उत्तर औपनिवेशवाद, समाजशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। इनका जो इन्होंने पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी दी है उसमें ये समझने का, अच्छे से समझने का प्रयास किया है कि जो देश आज़ाद हो गए हैं, उन जो देश अभी उनसे आज़ाद हो गए हैं पश्चिमी देशों से, फिर भी उसकी संस्कृति का जो प्रभाव है वो अब भी देखा जाता है। समाजशास्त्र में प्रमुख योगदान ओरिएंटलिज्म और सांस्कृतिक प्रभुत्व। ओरिएंटलिज्म के माध्यम से सईद ने तर्क दिया कि जो पश्चिमी समाज है, पश्चिमी समाजों ने जो पूर्वी समाज है उसको ओरिएंट कह के बुलाया है। ओरिएंट जो है वो पूर्वी समाज है।
एक काल्पनिक, रहस्यमय और असभ्य क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। यह अवधारणा समाजशास्त्र में सांस्कृतिक वर्चस्व और अन्यीकरण को समझने में मदद करती है। उन्होंने दिखाया कि कैसे प्रभुत्वकारी समूह हास्य के समाजों को अन्य के रूप में चित्रित किया है, जो जैसे हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है, ग्लोब है, जो ग्लोब है ऐसे एक काल्पनिक लाइन है इसके बीच में। तो इधर के जो देश हैं, वो जो इधर के देश हैं उसको वेस्टर्न, वो वेस्टर्न देश हैं, इधर के ईस्टर्न, पूर्वी देश हैं। तो इधर के जो देश हैं, इन देशों को उन्होंने अन्यीकरण कहा है। पश्चिमी समाजों ने इन देशों को अन्यीकरण कह के बुलाया है कि ये अन्यीकरण है और असभ्य हैं, और यहाँ का जो समाज है वो अपनी संस्कृति को, इन देशों ने इन पर अपना शासन किया है, राजनीतिक तौर पे सांस्कृतिक अपना प्रभुत्व जमाया है, सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया है इन पर। तो जब इन्होंने जब 100 से अधिक साल भी इन्होंने राज किया है इन देशों पे, तो इनका जो है प्रभाव वो देखा जाता है। तो इस अवधारणा में वो ये बताते हैं कि ये जो सांस्कृतिक वर्चस्व है, इनकी जो संस्कृति है उसको वो सभ्य मानकर इन पर अपना वर्चस्व दिखाते हैं, तो इनको अन्य कहते हैं। इसी दृष्टिकोण से मीडिया जो साहित्य है, शैक्षणिक संस्थान है, शैक्षणिक संस्थानों के जो अध्ययन के लिए भी एक उपकरण बन जाता है कि वेस्टर्न जो समाज है और उनकी क्या सोच है ईस्टर्न समाज के प्रति, और यह समझा जा सके कि सांस्कृतिक धारणाएं किस तरह से सामाजिक असमानताओं को वैध बनाती है। तो जो सांस्कृतिक धारणाएं होती हैं वो सामाजिक असमानताओं को कैसे वैध बनाती हैं कि जो वेस्टर्न समाज है वो अपने आप को शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे अपने आप को सभ्य समझते हैं। तो वो अगर सभ्य हैं तो वो उन्होंने जो पूर्वी समाज हैं इनको अन्य के रूप में चित्रित करके एक असभ्य के रूप में पेश किया है। मीडिया ने भी, साहित्य ने भी इनको अन्य असभ्य के रूप में दिखाया है। एडवर्ड सईद ने अपनी पुस्तक जो है, इनकी ओरिएंटलिज्म जो पुस्तक है 1978 में, इस पुस्तक को उन्होंने प्रकाशित किया। इसमें अन्यीकरण की अवधारणा पर, ये जो अन्यीकरण और अदरिंग की जो अवधारणा है वो ओरिएंटलिज्म की पुस्तक में दी है। ये पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि अन्यीकरण ये किससे संबंधित है, कौन सी पुस्तक से है, ओरिएंटलिज्म। एडवर्ड सईद ने का ध्यान जो है वो ये है कि राजनीतिक और भूगोलिक एरिया पे नहीं है, उस सीमाओं पे नहीं था कि कैसे जो भूगोलिक एरिया वो कैसा है, जहाँ राजनीतिक एरिया कैसा है, तो बल्कि इस पर था कि जो सांस्कृतिक प्रभुत्व है, जो अभी हमने कहा कि जो वेस्टर्न देश हैं इनका जो सांस्कृतिक वेस्टर्न का इन पर क्या जो प्रभुत्व है, सांस्कृतिक जो प्रभाव है वो किस तरह से कैसा रहा, और जो अविकसित ये जो देश हैं वो अविकसित रह गए। ये देश जो हैं वो विकासशील हैं, विकसित देश हैं। ये देश विकसित हैं और ये देश अविकसित रह गए। वो कैसे रह गई, इनके ऊपर इसकी संस्कृति का जो वो है प्रभाव रहा। अब जो पश्चिमी देश हैं वो कौन कौन से हैं, इनको ऑक्सीडेंट वेस्ट कहा जाता है। पश्चिमी देशों को प्रगतिशील बताया है, आधुनिक, तर्क संगत और सभ्य के रूप में दिखाया है। मुख्य रूप से जो देश हैं, यूरोप के देश कौन कौन से हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पुर्तगाल। उत्तरी अमेरिका के जो देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये बेस्ट पश्चिमी समाज में हैं जो अपने आप को सभ्य मानते हैं। इन देशों ने औपनिवेशिक काल के दौरान एशिया और अफ्रीका के हिस्सों पर कब्जा कर लिया और अपने सांस्कृतिक, राजनीतिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण को श्रेष्ठ बताया। औपनिवेशिक काल जब जो पश्चिमी समाज है वो अन्य समाजों पे जब अपना सांस्कृतिक अधिकार जमा रहे थे, नियंत्रण स्थापित कर रहे थे, राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर रहे, आर्थिक नियंत्रण, जब ये जो वेस्टर्न समाज है यहाँ के जो व्यापारी हैं जब वो दूसरे अन्य देशों में व्यापार करने के उद्देश्य से गए, वहाँ पे उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता भी जमा ली, सामाजिक नियंत्रण स्थापित कर लिया, सांस्कृतिक नियंत्रण भी स्थापित किया। जैसे भारत में
ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, पहली बार आई, तो वो व्यापार के उद्देश्य से आई। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है तो व्यापार के उद्देश्य से आती है। धीरे धीरे वो अपनी जहाँ पे जड़ें जमा लेती है। फिर जो कानून बनता है, तो कानून का जो सिस्टम है वो इनकी पश्चिमी समाजों से ही आया, ब्रिटेन से। तो वो यहाँ पे फिर अपनी कानून व्यवस्था चलाने लग पड़ते हैं, राजनीतिक अधिकार नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो उनकी जो संस्कृति है उसकी छाप अभी भी दिखती है। पूर्वी देश कौन से हैं? सैयद ने के अनुसार जो पूर्व है उनको, जो पूर्व के देश हैं उनको रहस्यमय, असभ्य, जड़ता से भरा हुआ पिछड़े के रूप में दिखाया है। पूर्वी देशों का यह चित्रण व्यापक रूप से मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के क्षेत्रों पर केंद्रित था। इसके जो मुख्य क्षेत्र हैं पूर्वी देशों के, मध्य पूर्व में है, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में मिस्र, सीरिया, लेबनान, इराक, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, मोरक्को। दक्षिण एशिया के जो देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। पूर्वी एशिया के चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम। दक्षिण पूर्व एशिया के इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। ये जो देश हैं जो जिनके बारे में हमने अभी बात की कि पश्चिमी, ये वाले जो देश हैं, ये पश्चिमी देश हैं, ये अपने आप को सभ्य मानते हैं और इन्होंने इन पर अपना शासन किया, नियंत्रण स्थापित किया, सांस्कृतिक नियंत्रण, राजनीतिक नियंत्रण, आर्थिक तौर पे नियंत्रण जो है वो स्थापित किया। तो इनका जो सांस्कृतिक प्रभाव है इन देशों पे देखा जा सकता है। जो इन्होंने विभाजन की बात की है, सांस्कृतिक जो विभाजन की बात करते हैं, सांस्कृतिक और वैचारिक जो दृष्टिकोण है, तो पश्चिमी ने पूर्व को अपनी सभ्यता से अलग और हीन दिखाया है। जो पश्चिमी देश है उन्होंने पूर्व को सभ्यता से, अपनी सभ्यता से अलग माना है और हीन दिखाया है और उन पर जो नियंत्रण स्थापित किया उन्होंने, तो उसको उन्होंने वैध बताया कि हमने इन देशों को क्या बनाया है, सभ्य बनाया, हमने इनको सिखाया है। तो अपना जो उपनिवेश होता है कि जब जो किसी देश या शक्ति के द्वारा किसी अन्य देश पे अपना शासन करना, राजनीतिक आधार पे आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक नियंत्रण जो है वो स्थापित करना। सैयद ने तर्क दिया कि विभाजन आज भी राजनीतिक भाषणों में देखा जा सकता है, मीडिया और सांस्कृतिक जो प्रस्तुतियां होती हैं उसमें भी अभी भी जारी है। यहाँ पूर्वी देशों को अक्सर नकारात्मक रूढ़ियों के साथ प्रस्तुत किया जाता है कि ये दिखाया जाता है कि ये जो समाज है इसमें बहुत ज़्यादा रूढ़ियाँ, नेगेटिव जो प्रथाएं थी वो हमने इनको बंद किया है, तो उसको दिखाया जाता है अभी भी। तो ये वैचारिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उन्होंने विभाजन किया, ना कि भूगोलिक आधार पे विभाजन किया है। ज्ञान और शक्ति का संबंध। सैयद ने समाजशास्त्र में जो मिशेल फुको हैं उनकी अवधारणाओं को आगे बढ़ाया है। उनकी अवधारणाओं को आगे बढ़ाते हुए कि ज्ञान जो है वो तटस्थ नहीं रहता, बल्कि वो सत्ता संरचनाओं से प्रभावित होता है। जो ज्ञान है वो सत्ता, शक्ति, जो सत्ता में लोग हैं उस संरचना से वो प्रभावित होता है। उन्होंने पश्चिमी समाजों में जो बने उनकी जो ज्ञान प्रणाली, पश्चिमी समाजों के जो ज्ञान प्रणालियां हैं उन पे सवाल उठाया है और यह दिखाया कि किस तरह से औपनिवेशिक समाजों की संस्कृति और इतिहास को जानबूझकर विकृत किया गया। जैसे हमारे समाज में, जैसे भारत देश में पहले गुरुकुल आश्रम में पढ़ाई होती थी, तो अंग्रेज़ों के आने के बाद उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम चलाया। तो उनके एजुकेशन सिस्टम के बाद जो एजुकेशन आज दिन तक एजुकेशन तो सिस्टम उन्हीं का चलाया हुआ है, ऐसे ही एजुकेशन होती। पॉलिसी हाँ बनती है, उसमें चेंजेस भी आते हैं, पर उससे पहले जैसे आयुर्वेदा की, योगा की, ये जो हमारे पास नॉलेज होती थी अब वो बहुत कम है, बहुत कम। जो इधर स्कूलों में इतना ज़्यादा नहीं, यूनिवर्सिटी में इतना ज़्यादा नहीं बताया जाता, बहुत स्पेसिफिक है। लेकिन इन्होंने जो एजुकेशन दी, इन्होंने कहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है। अंग्रेज़ों ने भारत में आने के बाद बताया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है, उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को लागू किया। तो जानबूझ के जो हमारी जो संस्कृति है उससे हमें अलग कर दिया। अब हम अपने जो वेद या संस्कृति है उसको नहीं जानते हैं।
तो ये किस कारण से हुआ? उनके एजुकेशन सिस्टम के कारण। और वो इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है अपनी संस्कृति की छाप छोड़ने के लिए। उपनिवेशोत्तर पोस्ट कॉलोनियल समाज और पहचान का निर्माण। सईद के अनुसार उपनिवेशवाद के खात्मे के बाद भी जो देश इनके गुलाम थे, पश्चिमी समाजों के अंडर थे, इन पर उनका नियंत्रण था पश्चिमी समाजों का, अब चाहे वो उनके नियंत्रण से स्वतंत्र हो गए हैं, उनसे फ्री हो गए हैं, तो उसके खात्मे के बाद भी उनकी संस्कृति जो है वो, उनका संस्कृति का वर्चस्व जो है वो दिखाई देता है, जारी रहता है अभी भी। वो जैसे हमारे इंडिया में जो कानून बने हैं तो वो अंग्रेज़ों के टाइम के कानून बने हैं। तो जो कुछ कानून ऐसे हैं जो जिनमें संशोधन अभी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से संशोधन किया भी गया है, लेकिन जो उनके टाइम की संस्कृति है वो आज भी चली आ रही है। तो यह समाजों को उपनिवेशवादी मानसिकता से मुक्त नहीं होने देता, क्योंकि अगर उनकी जो संस्कृति है वैसा ही होता रहा तो अपने आप को जो उपनिवेशित जिनके ऊपर राज हुआ है वो देश अपने आप को उससे मुक्त नहीं कर पाते। उन्होंने निर्वासन, पहचान और प्रवास पे ध्यान केंद्रित किया। एडवर्ड सईद ने निर्वासन, पहचान, प्रवास पे ध्यान केंद्रित किया है कि जिससे प्रवासी समाज जो हैं, समाजों को जो संघर्ष और उनकी पहचान का जो निर्माण को समझने में मदद मिलती है। उन्होंने ये बताया है अपनी एक जो वर्क किया है रिफ्लेक्शंस ऑन एग्जाइल। इसमें जो लोग अपने स्थान से विस्थापित होते हैं उनका निर्वासन होता है। निर्वासन में जो लोग जी रहे हैं, जो लोग, उनकी जो मनस्थिति होती है उसके बारे में बात की है। फिलिस्तीनी संघर्ष और राजनीतिक समाजशास्त्र। फिलिस्तीनी संघर्ष जो है, इसमें सईद का जो उन्होंने काम किया कि फिलिस्तीनी और इज़राइल के संघर्ष को लेकर केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं था। जो फिलिस्तीन और इज़राइल जो संघर्ष है इसमें राजनीतिक मुद्दा नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक पहचान थी और दमन के पहलुओं को भी उन्होंने उजागर किया है। सांस्कृतिक पहचान को उन्होंने उजागर किया कि ये जो संघर्ष है, इज़राइल फिलिस्तीन संघर्ष है, इसमें अपनी मातृभूमि और सामाजिक अधिकार, धार्मिक पहचान से जुड़ा हुआ संघर्ष है। क्या होता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध होता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर अधिकार कर लिया था। पहले जो फर्स्ट विश्व युद्ध होता है तो फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का अधिकार हो जाता है। तो 1947 में संयुक्त राष्ट्र विभाजन एक प्रस्ताव आता है कि 2 राष्ट्र बनाए जाएं, 2 राष्ट्र या फिर 2 राज्य बनाए जाएं। एक होगा यहूदी राज्य, एक यहूदी राज्य होगा और एक होगा अरब राज्य, इसको बांटा जाए। तो जो यहूदी हैं इन्होंने तो स्वीकार कर लिया कि हम अलग हो जाएंगे, हम एक अलग से राष्ट्र बनाएंगे। तो अरब जो है वो इन्होंने अस्वीकार कर दिया, इन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो इससे पहले क्या होता है कि 1917 में एक बालफोर घोषणा होती है। इसमें क्या है कि यहूदियों के लिए जो है फिलिस्तीन, इसमें जब घोषणा होती है कि यहूदियों के लिए फिलिस्तीन, जो ब्रिटिश सरकार है, यहूदियों के लिए फ़िलिस्तीन बनाया जाए, एक राष्ट्र को स्थापित किया जाए, तो ब्रिटिश सरकार इसमें कहती है उनको कि हम आपका समर्थन करेंगे। यहूदियों को ये वादा करती है कि हम आपका समर्थन करेंगे। तो जो संघर्ष है, अब इसमें 1948 में इज़राइल जो है वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। तो यहाँ से जब लोगों की जो स्वतंत्र घोषित कर देता है तो वो अपने आप को सेट भी कर लेता है। तो यहाँ से जो संघर्ष का मुद्दा होता है, संघर्ष शरणार्थी की समस्या आती है। जो यहूदी लोग हैं वो वहाँ से विस्थापित होते हैं, निकलते हैं, दूसरी जगहों पे जाते हैं यहूदी की तरफ। तो यहाँ से शरणार्थी की जो समस्या पैदा हो जाती है, जिस कारण ये संघर्ष का मुद्दा बन जाता है। जो फिलिस्तीन संघर्ष है वो इसी कारण से बनता है कि जब 2 राज्य बनाने की जो विभाजन किया गया कि 2 राज्य बनाए जाएं, एक यहूदी और एक अरब।
तो यहूदी वाले स्वीकार कर लेते हैं, वो अलग राज्य जाते हैं, उनको अपनी जो मातृभूमि है वो चाहिए, अपने जो राजनीतिक अधिकार है वो चाहिए, जो उनकी धार्मिक पहचान है वो चाहिए। तो उसको बनाने के लिए वो अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो अरब वाले इसको अस्वीकार करते हैं क्योंकि उनके जो अधिकार हैं वो कम हो रहे हैं, यहूदियों के अधिकार बढ़ रहे हैं और इनके अधिकार कम हो रहे हैं। तो इस कारण ये संघर्ष जो है वो चलता है, वो आज तक भी चलता ही रहा है। द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टीन और अन्य कार्यों में उन्होंने सामाजिक आंदोलनों और औपनिवेशिक सत्ता के बीच के जटिल संबंधों का विश्लेषण किया। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, उनकी पुस्तक है कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म में सईद ने बताया कि कैसे औपनिवेशिक साहित्य और संस्कृति ने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया है। जो औपनिवेशिक जिन्होंने शासन किया है उनका जो साहित्य है और संस्कृति, जो अपनी संस्कृति को बेस्ट मानते हैं, उसने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया है। यह सिद्धांत समाजशास्त्र के सांस्कृतिक अध्ययन के क्षेत्र में बेहद प्रभावी रहा है कि और इसने उपनिवेशवादी जो विचारधाराएं हैं उनको चुनौती देने वाले जो शोध हैं उनको भी प्रेरित किया है। इनके अलग से जो मुख्य कार्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, कौन कौन सी इनकी पुस्तकें हैं जो प्रमुख कार्य हैं। ओरिएंटलिज्म 1978 में लिखी, हमने अभी जो डिस्कशन किया इसी पुस्तक के बारे में किया है कि इसी जो ओरिएंटलिज्म है इसमें वो अन्नीकरण की जो अदरिंग की जो अवधारणा है वो इस पुस्तक में दी गई है। अन्नीकरण किसको कहा गया? जो पूर्व के देश हैं और वेस्टर्न के जो देश हैं वो सभ्य देश हैं, अपने आप को सभ्य कहते हैं। उन्होंने इस पुस्तक में तर्क दिया कि पश्चिमी विद्वानों ने ओरिएंट यानी ओरिएंट किसको कहा है? पूर्वी देशों को, इनको ओरिएंट कहा है। पूर्वी देशियों को विशेषकर एशिया और मध्य पूर्व को असभ्य कहा है और इनको अविकसित और रहस्यमय के रूप में बताया है। ओरिएंटलिज्म सिर्फ एक अकादमिक अध्ययन नहीं है बल्कि राजनीतिक सांस्कृतिक प्रभुत्व का उपकरण था जिसका उद्देश्य पश्चिमी सत्ता को वैध ठहराना था। इनके जो साहित्य हैं उसमें ये अपने आप को वैध ठहराया कि हमने अगर इन देशों पे शासन किया है तो इनको सभ्य बनाने के लिए किया है, तो इन पे जो नियंत्रण स्थापित किया, अपना नियंत्रण इन्होंने वैध बताया। इस पुस्तक में पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बन गई है कि और समाजशास्त्र साहित्य सांस्कृतिक अध्ययन में वर्चस्व और पहचान के प्रश्नों पर गहन विचार की प्रेरणा दी है। इस जिससे कि मतलब वर्चस्व और पहचान जैसे जो प्रश्न हैं उन पे विचार करने का प्रेरणा मिली है कि उनका वर्चस्व कैसे जो है वो रहा, क्या उसको अभी तक भी उनकी संस्कृति का प्रभाव वो क्यों रहा, उसको और विचार करने की प्रेरणा मिली है। तो क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टीन ये इनका कार्य है 1979, ये आप लिख लें क्योंकि ये पूछा जाता है, मैचिंग में भी पूछा जाता है सन के साथ। यह पुस्तक फिलिस्तीन संघर्ष और उनके अधिकारों पे है, जो फिलिस्तीन का संघर्ष है जिससे शरणार्थी की समस्याएं पैदा हुई। तो इसमें पश्चिमी मीडिया राजनीति ने फिलिस्तीनियों के दमन को उचित ठहराने के लिए एक नैरेटिव सेट किया पहले से ही कि जो उस समय जो उनके साथ स्थितियाँ हुई उसके बारे में एक नैरेटिव सेट किया क्योंकि वो अपने लिए सही कर रहे हैं। तो उन्होंने फ़िलिस्तीनी स्वतंत्रता संग्राम की वकालत की और इजराइल फ़िलिस्तीन संघर्ष में शांति और न्याय की आवश्यकता पर जोर दिया। कवरिंग इस्लाम 1981, यह पुस्तक इस्लाम के पश्चिमी मीडिया में चित्रण की आलोचना करती है। पश्चिमी जो मीडिया है उन्होंने इस्लाम को एक नकारात्मक छवि के रूप में दिखाया है, इसलिए इसकी आलोचना करता है। जो इस्लाम है उसको नकारात्मक छवि के रूप में दिखाया है पश्चिमी मीडिया ने, इसकी वो आलोचना करती है। इस पुस्तक में आलोचना की गई है कि उन्होंने गलत फहमियाँ पैदा कर दी हैं। नेक्स्ट है कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म 1993 में लिखी है। ये पुस्तक साहित्य और साम्राज्यवाद के जो बीच संबंध हैं उन संबंधों की पड़ताल करती है, उन संबंधों के बारे में बताती है साहित्य और साम्राज्यवाद के बीच। इसमें दिखाया है कि जो पश्चिमी उपनिवेशवाद है उसने साहित्य का उपयोग करके औपनिवेशिक सत्ता और वर्चस्व को वैध ठहराने के लिए किया है। जो उपनिवेश किया है, जो शासन किया है उसको
वैध ठहराती है, तो उसके बारे में बताया, उसकी जांच पड़ताल की है इस पुस्तक में। उन्होंने उपनिवेशित समाजों के प्रतिरोधों को भी साहित्यिक कृतियों में खोजने की कोशिश की है। इस पुस्तक में किपलिंग, कॉनराड, ऑस्टिन जैसे लेखकों के कार्यों का भी विश्लेषण किया गया। आउट ऑफ प्लेस ए मेमोर 1999, यह सैयद का आत्मकथा है। इसमें उन्होंने अपना बचपन, निर्वासन, अपनी पहचान के संघर्षों को उजागर किया है। ये इनका एक व्यक्तिगत यात्रा है जो उसके बारे में उन्होंने लिखा है। फिलिस्तीन जो प्रवासी हैं उसके रूप में भी संस्कृति के बीच में जो फंसे हुए लोग हैं उसकी चर्चा की है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शंस ऑन एक्साइल एंड अदर एसेज 2000। यह निबंधों का संग्रह है। इसमें सैयद ने निर्वासन, प्रवासन, पहचान के मुद्दों पे विचार व्यक्त किया है। उन्होंने निर्वासन का जो अनुभव है केवल भौगोलिक विस्थापन ही नहीं बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक संकट के रूप में भी बताया कि लोग जो पलायन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, जो संघर्ष हुआ इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष है, उसमें जो शरणार्थी की समस्या आ रही है, तो उन लोगों की मनोस्थिति की बात करते हैं कि उनको मानसिक और सांस्कृतिक जो संकट है वो भी आते हैं और उसको उन्होंने बताया है इस पुस्तक में। ऑन लेट स्टाइल 2006 उनके मरने के बाद प्रकाशित हुई है। यह पुस्तक उन कलाकारों और लेखकों के बारे में है जिन्होंने जीवन के अंतिम दौर में नए और अपरंपरागत रूप में रचनाएं की हैं। उनका तर्क है कि जीवन के अंत में कलाकारों का जो काम होता है, जो जीवन के अंत के पड़ाव में होते हैं, जब वो अगर कोई रचना करते हैं, कोई कुछ लिखते हैं, तो वो अधूरा ही रह जाता है। या तो वो इतना जटिल होता है कि उसका विद्रोह होता है, पर लेकिन उसका आगे से रिस्पॉन्स नहीं आता है उस चीज़ का। अन्य प्रमुख निबंध और लेख जो उन्होंने लिखे हैं, जियोनिज्म फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इट्स विक्टिम्स 1979। इसमें सैयद ने तर्क दिया कि जो जियोनिज्म है उसका समर्थन करते हुए पश्चिमी शक्तियों ने फिलिस्तीन पीड़ा की अनदेखा की है। जो जियोनिज्म है ये यहूदियों का राष्ट्रीय आंदोलन था। जियोनिज्म यहूदियों का राष्ट्रीय आंदोलन था। तो जो यहूदी हैं इस आंदोलन को करते हैं, तो इसमें वो कहते हैं कि ऐसे उन्होंने समर्थन किया है, लेकिन जो फिलिस्तीन की पीड़ा है उसको भी अनदेखा किया है। ट्रैवलिंग थ्योरी 1983, इसमें उन्होंने विचारधाराओं और सिद्धांतों को एक समाज से दूसरे समाज में स्थानांतरण की जटिलता पे विचार किया है। जो ट्रैवलिंग थ्योरी है, शरणार्थियों की जो समस्याएं हैं, उनकी विचारधारा, उनके जो सिद्धांत हैं, उसको उन्होंने जब एक समाज से वो दूसरे समाज में जा रहे हैं उस जटिलता को बताया है। फ्रॉड एंड नॉन यूरोपियन, इसमें सैयद ने सिगमंड फ्राइड के जो विचार हैं पोस्ट कॉलोनियल, उस संदर्भ में विश्लेषण किया है। समाजशास्त्र के लिए सैयद के कार्यों का जो महत्व है, जो उन्होंने समाजशास्त्र में कार्य किया, अन्यकरण समाजशास्त्र में यह जो अवधारणा इसे समझने में यह मदद करती है कि कैसे सामाजिक समूह एक दूसरे को हाशिए पर रखते हैं। तो सामाजिक समूह जैसे जो वेस्टर्न ने ईस्टर्न के जो देश हैं उनको एक हाशिए पे रखती है। प्रतिरोध और पहचान, उनके विचार बताते हैं कि किस तरह समाज औपनिवेशिक दमन के विरुद्ध अपनी सांस्कृतिक पहचान को पुनः परिभाषित कर सकते हैं। जो प्रतिरोध कर रहे हैं वो अपनी सांस्कृतिक पहचान को दोबारा से परिभाषित कर सकते हैं। प्रवासन और प्रवासी समुदायों का अध्ययन किया है। प्रवासी और निर्वासित लोगों की जो सामाजिक पहचान है, पहचान के अध्ययन में सैयद के विचार जो हैं वो काफ़ी प्रासंगिक हैं। मीडिया और सांस्कृतिक अध्ययन, उनके सिद्धांत आज भी मीडिया, फिल्म, साहित्य में सांस्कृतिक वर्चस्व और पूर्वाग्रह की लोचना के लिए उपयोग किया जाता है। मीडिया में, फिल्म और साहित्य में सांस्कृतिक जो वर्चस्व है वेस्टर्न का, उसका लोचना के लिए उपयोग किए जाते हैं। निष्कर्ष है जो हमने एडवर्ड सैयद के बारे में अभी हमने पढ़ा कि वो ओरिएंटलिज्म के नाम से फेमस हुए हैं, ओरिएंटलिज्म की थ्योरी से।
एडवर्ड सेड का जो समाजशास्त्र में योगदान रहा, हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे ज्ञान, संस्कृति और शक्ति आपस में जुड़े हुए हैं। उनके कार्य केवल साहित्यिक आलोचना तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने साहित्यिक आलोचना ही नहीं की है, बल्कि उन्होंने सामाजिक संरचना, मीडिया, राजनीतिक आंदोलन की जटिलताओं को भी बताया है, उनकी जटिलताओं को भी उजागर किया है। उन्होंने समाजशास्त्रियों को भी प्रेरित किया है कि वे सांस्कृतिक वर्चस्व, प्रवासन, पहचान के मुद्दों पर अधिक गहराई से विचार करें, कि जो सांस्कृतिक वर्चस्व होता है, जो औपनिवेशिक देशों ने पूर्वी देशों के ऊपर अपना वर्चस्व जमाया है, सांस्कृतिक उनका वर्चस्व रहा है, प्रवासन और पहचान के जो मुद्दे हैं उनके भी ऊपर गहराई से काम करें। तो हमने एडवर्ड सेड के बारे में पढ़ा है। एडवर्ड सेड की ओरिएंटलिज्म की जो थ्योरी है, ओरिएंटलिज्म, जो कि 1978 में इन्होंने लिखी ओरिएंटलिज्म बुक, इसमें अदरिंग का अवधारणा दिया। अन्यकरण किसको कहा है? पूर्वी देशों को। ओरिएंट किसको कहा है? पूर्वी देशों को। कि जो पश्चिमी समाज है उनके साहित्य में पूर्वी देशों को असभ्य कह के बुलाया है या असभ्य माना है उनको। आई होप आपको समझ आई होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक्स।